आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय को खंगालने वाले हैं जो डिजिटल दुनिया में अपना खुद का एक असली और मजबूत बिजनेस खड़ा करने से जुड़ा है। हाँ, और ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म विजन है। बिल्कुल। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही विस्तृत गाइड है, रियल एस्टेट लिस्टिंग प्लेटफॉर्म अ फाउंडर्स गाइड टू डिजिटल एसेट्स। ये एक बहुत ही क्रिटिकल विषय है आज के समय में, है ना। और आज के इस चर्चा का हमारा जो मिशन है वो बहुत साफ है। इंटरनेट पर रातों रात करोड़पति बनने के जो दावे तैरते रहते हैं, जो कि बहुत आम हो गए हैं आजकल। हाँ, हमें उन शॉर्टकट से दूर हटना है। हम ये समझना चाहते हैं कि एक भरोसेमंद, टिकाऊ और असली रियल एस्टेट डिजिटल स्टार्टअप जमीनी स्तर पर काम कैसे करता है। देखिए, इस विषय को अगर हम आज के समय के एक बहुत बड़े परिदृश्य के साथ, मतलब बिगर पिक्चर के साथ जोड़कर देखें तो इसकी अहमियत बहुत गहराई से समझ आती है। वो कैसे? मैं चाहूंगी कि आप हमारे सुनने वालों के लिए इसे थोड़ा स्पष्ट करें। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें टिकट साइज बहुत बड़ा होता है। मतलब बहुत अधिक पैसा शामिल होता है हर एक ट्रांजैक्शन में। बिल्कुल, लाखों करोड़ों की बात होती है। लेकिन विडंबना यह है कि ये वही सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा गलत जानकारी, फर्जी लिस्टिंग और बिचौलियों को लेकर आम जनता में एक भारी निराशा देखने को मिलती है। हाँ, ये तो हम सब ने कभी न कभी महसूस किया ही है। और एक और दिलचस्प ट्रेंड जो इस गाइड में उभर कर आता है वो ये है कि प्रॉपर्टी की गतिविधियां अब सिर्फ महानगरों का खेल नहीं रह गई हैं। अच्छा, टियर 2 और टियर 3 शहरों की बात कर रहे हैं आप? एकदम सही। टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में इन उभरते हुए बाजारों में एक जिम्मेदार और पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। ये नजरिया दरअसल इस पूरी इंडस्ट्री को देखने का तरीका ही बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। गाइड की शुरुआत में ही एक ऐसी लाइन है जो मुझे लगता है पूरे बिजनेस की बुनियाद तय कर देती है। मैं पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था, रियल एस्टेट में पैसा नहीं भरोसा बिकता है। ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। हाँ, सुनने में एक आम कहावत लग सकती है, लेकिन जब हम एक डिजिटल स्टार्टअप की बात करते हैं तो इसका अर्थ बहुत गहरा हो जाता है। गाइड बहुत ही स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देती है कि जो भी व्यक्ति क्विक मनी, कमीशन शॉर्टकट या किसी तरह के फ्रॉड माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में कदम रखना चाहता है, उसके लिए ये जगह बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक इंटरनेट बिजनेस खड़ा करने का अर्थ महज एक वेबसाइट बनाकर पैसे छापना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो समाज की किसी वास्तविक समस्या को सुलझा सके। सही कहा। तो अगर हम इसे एक प्लेटफॉर्म के नजरिए से डिकोड करें तो इसका असल काम क्या होता है? मतलब एक प्लेटफॉर्म करता क्या है? इसे डिकोड करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एक रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म असल में क्या नहीं करता है। दिलचस्प है, क्या नहीं करता है? वो खुद ईंट और पत्थर की कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचता। हाँ, वो तो बिल्डर या ओनर का काम है। बिल्कुल। प्लेटफॉर्म का मुख्य काम है ट्रस्ट, डेटा और प्रोसेस को मैनेज करना। इस पूरे इकोसिस्टम को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें 3 मुख्य हिस्सेदार होते हैं। ओके। पहले, प्रॉपर्टी के मालिक जो अपनी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग प्लेटफॉर्म पर डालते हैं। सही। दूसरे, वो खरीदार या किराएदार जो उस वेरीफाइड जानकारी को देखते हैं और फिर पूछताछ या इंक्वायरी करते हैं। और तीसरे होते हैं ब्रोकर्स जो अपना काम बढ़ाने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। यानी प्लेटफॉर्म एक तरह से एक ऐसा सुरक्षित पुल बन जाता है जो इन तीनों को जोड़ता है। एकदम सही। प्लेटफॉर्म मूल रूप से विजिबिलिटी और लीड जनरेशन का काम कर रहा है। देखिए, आज के समय में लोगों की सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है रियल एस्टेट में? शायद वो जो दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। बिल्कुल। इसे बेट एंड स्विच की समस्या कहते हैं। यानी इंटरनेट पर या ब्रोकर के पास फोटो किसी आलीशान फ्लैट की देखी और जब असल में देखने गए तो वो कोई खस्ता हाल कमरा निकला। हाँ, ये बहुत निराशाजनक होता है। एक सही प्लेटफॉर्म का काम इसी गैप को भरना है। उसे ये सुनिश्चित करना है कि जो डेटा ऑनलाइन दिख रहा है वो जमीन पर मौजूद असलियत से 100% मेल खाता हो। और जब ये डेटा और प्रोसेस सही तरीके से मैनेज होता है तभी वो ट्रस्ट पैदा होता है जिसकी बात गाइड में की जा रही है। बिल्कुल। बिना ट्रस्ट के ये बिजनेस जीरो है। इस कंसेप्ट को जमीन पर उतारने के लिए हम 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स या housing.com जैसे बड़े उदाहरणों को देख सकते हैं। हाँ, ये सभी इसी बुनियादी मॉडल पर टिके हैं। या फिर उन लोकल शहर आधारित प्रॉपर्टी पोर्टल्स को भी देख सकते हैं जो किसी एक खास जिले में बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। और अगर हम यूजर के बिहेवियर की बात करें तो उसमें एक भारी मनोवैज्ञानिक बदलाव आया है। वो कैसे? आज से 10 साल पहले प्रॉपर्टी खोजने का मतलब था
कि शहर के अलग-अलग ब्रोकर्स के ऑफिस में जाके बैठना पड़ता था। उनकी शर्तों पर प्रॉपर्टी देखनी पड़ती थी। लेकिन आज ऑनलाइन प्रॉपर्टी सर्च करना एक स्वाभाविक आदत बन चुकी है। इस बदलाव ने मार्केट का पूरा डायनामिक्स ही बदल दिया है। लोग अब ब्रोकर्स पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, या कम से कम ये चाहते हैं कि जब वे किसी ब्रोकर से मिलें तो उनके पास पहले से कुछ होमवर्क और जानकारी हो, ताकि कोई उन्हें बेवकूफ ना बना सके। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब बिल्डर्स और लोकल रियल एस्टेट एजेंट्स को भी ये सच्चाई समझ आ गई है। हाँ, उन्हें पता चल चुका है कि अगर उनकी डिजिटल विजिबिलिटी नहीं है तो वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और यही वो जरूरत है जो एक नए रियल एस्टेट लिस्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक बहुत बड़ा अवसर पैदा करती है। तो अब यहाँ से चर्चा को उस दिशा में ले चलते हैं जिसे समझना एक फाउंडर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसका बिजनेस मॉडल। ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी इस चर्चा का। स्रोत में उन बुनियादी फीचर्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है जो किसी भी प्लेटफॉर्म को फंक्शनल बनाते हैं। सबसे पहले तो जाहिर है प्रॉपर्टी लिस्टिंग की सुविधा, जिसमें सेल, रेंट या लीज के ऑप्शंस होते हैं। हाँ, वो तो सबसे बेसिक है। लेकिन जो चीज इसे वैल्यूएबल बनाती है वो है इसका सर्च मैकेनिज्म। बिल्कुल। यूजर लोकेशन, बजट, प्रॉपर्टी के प्रकार के आधार पर फिल्टर लगाकर सर्च कर सकता है। इसके अलावा ओनर और ब्रोकर दोनों के लिए अलग-अलग प्रोफाइल बनाने की सुविधा होती है। एक पूरा इंक्वायरी और लीड मैनेजमेंट सिस्टम बैकएंड में काम कर रहा होता है। और इन सब में सबसे अहम हिस्सा होता है एडमिन वेरिफिकेशन और मॉडरेशन का फीचर। मॉडरेशन, ये थोड़ा और समझाइए। देखिए, ये जो एडमिन मॉडरेशन का फीचर है, यही पूरे प्लेटफॉर्म की रीढ़ है। क्योंकि बिना मॉडरेशन के ये सिर्फ एक डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा जहां कोई भी कुछ भी कचरा पोस्ट कर सकता है। मतलब कोई भी फेक लिस्टिंग डाल देगा? बिल्कुल। और जब सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो जाती है तो अगला कदम रेवेन्यू यानी कमाई के मॉडल को समझना होता है। कोई भी बिजनेस, चाहे वो कितना भी नेक इरादे से शुरू किया गया हो, बिना एक मजबूत रेवेन्यू मॉडल के लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता। ये कड़वी सच्चाई है। गाइड में कमाई के कुछ बहुत ही व्यवहारिक तरीके बताए गए हैं जो इंडस्ट्री में टेस्टेड हैं। स्रोत में जो तरीके दिए गए हैं उन्हें अगर हम थोड़ा और विस्तार से समझें तो सबसे पहला है पेड प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स। हाँ, ये सबसे आम तरीका है। मान लीजिए किसी यूजर को अपनी प्रॉपर्टी जल्दी बेचनी है और उसे ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो वो प्लेटफॉर्म को एक छोटी सी फीस देकर अपनी लिस्टिंग को प्रीमियम बना सकता है। सही कहा। दूसरा है फीचर्ड या हाइलाइटेड प्रॉपर्टीज। ये थोड़ा अलग है। इसमें लिस्टिंग सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर या होम पेज पर एक खास बैज के साथ दिखाई देती है। इसके अलावा ब्रोकर्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स होते हैं। ब्रोकर्स को सब्सक्रिप्शन, वो कैसे काम करता है? ब्रोकर्स को रोजाना नई लीड्स चाहिए होती हैं। उनका तो पूरा बिजनेस ही लीड्स पर चलता है। हाँ, ये तो है। तो प्लेटफॉर्म उन्हें एक मंथली या ईयरली पैकेज दे सकता है जिसके तहत वे एक तय सीमा तक प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हैं और वेरीफाइड लीड्स प्राप्त कर सकते हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प तरीका जो गाइड में मेंशन है, जो टियर 2 और टियर 3 शहरों में बहुत कारगर है, वो है लोकल बिल्डर्स का प्रमोशन। ये बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है ना? जब कोई बिल्डर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसे एक साथ कई बायर्स की जरूरत होती है। वो नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म्स पर लाखों रुपए खर्च करने के बजाय एक मजबूत लोकल प्लेटफॉर्म को अपने बैनर या लैंडिंग पेज के लिए पैसे देना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि वहां से उसे एकदम सटीक लोकल बायर्स मिलते हैं। उसका ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतर होता है। लेकिन यहाँ इस गाइड में एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी दी गई है जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हाँ, और वो चेतावनी बहुत जरूरी है। जो कोई भी डिजिटल एसेट बनाने की दिशा में सोच रहा है उसे ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। गाइड में एक बहुत ही स्पष्ट डिस्क्लेमर है कि इन सारे रेवेन्यू मॉडल्स के बावजूद इसमें कमाई की कोई गारंटी नहीं होती। मैं कहूंगा कि ये चेतावनी इस पूरे दस्तावेज का सबसे ईमानदार हिस्सा है। मैं भी यही सोच रही थी। इंटरनेट बिजनेस को लेकर अक्सर ये एक बहुत बड़ा मिथक होता है कि बस एक वेबसाइट लाइव कर दो और अगले दिन से बैंक अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। एकदम उलट है। ये सारे रेवेन्यू मॉडल्स, चाहे वो पेड लिस्टिंग हो या ब्रोकर सब्सक्रिप्शन, ये तभी काम करेंगे जब प्लेटफॉर्म पर एक्टिव और असली यूजर्स होंगे। और यूजर्स तभी आएंगे जब उन्हें प्लेटफॉर्म पर भरोसा होगा। बिल्कुल। अगर कोई यूजर आता है, एक प्रॉपर्टी के लिए इंक्वायरी डालता है और उससे पता चलता है कि वो लिस्टिंग 3 में से पुरानी या फर्जी थी, तो वो यूजर कभी लौट कर नहीं आएगा। और जहां यूजर नहीं है वहां कोई भी ब्रोकर या बिल्डर विज्ञापन के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा। तो घुमा फिराकर बात फिर से उसी पहले सिद्धांत पर आ जाती है, भरोसा। सही कहा। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि काम क्या करना है,
तो अगला सवाल आता है कैसे, प्रोसेस और एग्जीक्यूशन। और इसके साथ ही एंट्री होती है बजट और टेक्नोलॉजी के असल गणित की। ये हिस्सा फाउंडर्स के लिए बहुत क्रिटिकल है। गाइड में आंकड़ों के साथ 2 अलग-अलग तरह के बजट मॉडल्स को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। पहला मॉडल है बिगिनर्स या MVP मॉडल। यहाँ MVP का मतलब हम उन सुनने वालों के लिए साफ कर दें जो टेक बैकग्राउंड से नहीं हैं। हाँ, ये जरूरी है। इसका मतलब होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी एक ऐसा शुरुआती प्रोडक्ट जिसमें सिर्फ वो बुनियादी फीचर्स हों जो बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी हैं। इस MVP मॉडल का जो अनुमानित बजट गाइड में दिया गया है वो करीब 35,000 से 90,000 रुपए के बीच है। एक अच्छे डोमेन नेम और 1 साल की सुरक्षित होस्टिंग का खर्च शामिल है। इसमें स्क्रैच से कोडिंग करवाने के बजाय रेडीमेड प्रॉपर्टी लिस्टिंग स्क्रिप्ट या थीम का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब महीनों तक डेवलपर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। साथ ही प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स जैसी लीगल पन्नों का सेटअप और सबसे शुरुआती डिजिटल प्रमोशन का खर्च भी इसी बजट में कवर होता है। और दूसरी तरफ है ग्रोथ ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म मॉडल। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास थोड़ा ज्यादा बजट है और जो शुरुआत से ही एक बड़ा और एडवांस्ड सिस्टम लेकर मार्केट में उतरना चाहते हैं। इसका बजट गाइड के अनुसार लगभग 1,30,000 से लेके 3 लाख रुपए तक जा सकता है। इसमें क्या खास मिलता है? इसमें आपको कस्टम डिजाइन, एडवांस्ड सर्च फिल्टर, मैप इंटीग्रेशन, यूजर रजिस्ट्रेशन का एक स्मूथ फ्लो, कंटेंट मॉडरेशन के जटिल टूल्स और मजबूत SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का स्ट्रक्चर मिलता है, ताकि गूगल सर्च में प्लेटफॉर्म ऊपर रैंक कर सके और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए। एकदम सही। इन दोनों बजट मॉडल्स को देखकर एक बात तो बहुत साफ हो जाती है कि आज के दौर में एक टेक स्टार्टअप शुरू करने के लिए करोड़ों रुपए की वेंचर कैपिटल फंडिंग की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी अब बहुत सुलभ हो चुकी है। श्रुत में टेक्नोलॉजी स्टैक को लेकर भी काफी व्यवहारिक बातें की गई हैं। इसमें बताया गया है कि आपको बहुत ज्यादा जटिल आर्किटेक्चर में उलझने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके लिए आमतौर पर SaaS मॉडल यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है, जहां आपको अपना सर्वर और सॉफ्टवेयर खुद बनाने के बजाय एक बना बनाया सुरक्षित सिस्टम मिल जाता है। बिल्कुल। एक स्क्रिप्ट बेस्ड रियल एस्टेट CMS का उपयोग करके प्लेटफॉर्म को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। साथ ही सुरक्षित होस्टिंग और मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिजाइन पर बहुत जोर दिया गया है। मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि 80% से ज्यादा यूजर्स आज मोबाइल से ही प्रॉपर्टी सर्च करते हैं। कोई लैपटॉप खोलकर नहीं बैठता अब। सही बात है, लेकिन इन सारी तकनीकी बातों के बीच गाइड में एक लाइन ऐसी है जो इस पूरे टेक सेक्शन का एकदम निचोड़ है। वो कौन सी लाइन? उसमें लिखा है, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है, असली सफलता आपकी प्लानिंग और एथिक्स से आती है। अक्सर ऐसा होता है कि नए फाउंडर्स फीचर्स और डिजाइन्स के पीछे इतने दीवाने हो जाते हैं कि वे बिजनेस के बुनियादी उसूलों को भूल जाते हैं। हाँ, वे हजारों रुपए एक ऐसे एनिमेटेड मैप फीचर पे खर्च कर देंगे जिसकी शायद यूजर को जरूरत भी ना हो। लेकिन प्लेटफॉर्म पर आने वाली लिस्टिंग्स को चेक करने का कोई प्रोसेस नहीं बनाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। बहुत बड़ी। उसकी चमक दमक ना देखें, उन्हें अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के फीचर्स की तुलना करनी चाहिए, प्राइसिंग और लाइसेंसिंग मॉडल को गहराई से समझना चाहिए। ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपके विजन को सपोर्ट करता है। अगर आपका मॉडल सिर्फ एक शहर पर फोकस करना है तो आपको नेशनल लेवल के जटिल सॉफ्टवेयर की नहीं, बल्कि एक तेज और सिंपल सिस्टम की जरूरत है। और जब आप पब्लिक के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म चला रहे होते हैं जहां लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टीज का डेटा है, तो आपके कंधों पर कुछ बहुत ही गंभीर कानूनी जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन। हाँ, ये इस बिजनेस के सफर का एक ऐसा नाजुक हिस्सा है जिसे अक्सर लोग तब तक इग्नोर करते हैं जब तक कोई मुसीबत सामने ना आ जाए। गाइड के इस हिस्से ने मेरा भी ध्यान बहुत खींचा। भारत जैसे देश में जहां प्रॉपर्टी को लेकर पहले इतने विवाद होते हैं, वहां कानूनी दांव-पेचों को समझना बेहद जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। स्रोत साफ तौर पर चेतावनी देता है कि गलत या भ्रामक जानकारी सीधे लीगल नोटिस और रेप्यूटेशन डैमेज का कारण बन सकती है। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी ब्रोकर ने एक ऐसी प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म पर डाल दी जिस पर कोई कानूनी विवाद चल रहा है, और किसी यूजर ने वो देखा, पैसे फंसा दिए और बाद में से पता चला कि ये तो विवादित जमीन है। ऐसे में यूजर सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर उंगली उठाएगा। यहीं पर कानूनी सुरक्षा तंत्र काम आता है। तो
तो इससे बचा कैसे जाए? प्लेटफॉर्म पर एक बेहद स्पष्ट और मजबूत डिस्क्लेमर होना ही चाहिए कि प्लेटफॉर्म का मालिक कोई प्रॉपर्टी डीलर या ब्रोकर नहीं है। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पोर्टल है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसके अलावा एक सख्त प्राइवेसी पॉलिसी, स्पष्ट टर्म्स एंड कंडीशंस और फर्जी लिस्टिंग रोकने की एक रिटन पॉलिसी होना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। अगर हम बात करें रोजमर्रा के ऑपरेशंस में आने वाले जोखिमों की, तो उनमें सबसे ऊपर आती है फर्जी प्रॉपर्टी लिस्टिंग। हाँ, ये रोज की सिरदर्दी है। इसके अलावा ब्रोकर्स द्वारा सिस्टम को स्पैम करना, जैसे एक ही प्रॉपर्टी को अलग अलग नामों से 10 बार पोस्ट कर देना ताकि सर्च रिजल्ट्स में सिर्फ वही दिखें। और कम गुणवत्ता वाली लीड्स का आना। और शुरुआती दिनों में ग्रोथ का बहुत धीमा होना, ये वो असल दिक्कतें हैं जो किसी भी फाउंडर का हौसला तोड़ सकती हैं। लेकिन इन समस्याओं का विश्लेषण करने के बाद गाइड सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि इनके व्यावहारिक समाधान भी देती है। वो समाधान क्या है? इसका सबसे कारगर और सीधा समाधान है मैन्युअल वेरिफिकेशन, यानी इंसानों द्वारा चेकिंग। बिल्कुल। शुरुआत में जब वॉल्यूम कम होता है तो हर एक लिस्टिंग को पब्लिश होने से पहले टीम द्वारा चेक किया जाना चाहिए। क्या ओनर का नाम सही है, क्या तस्वीरें असली लग रही हैं या इंटरनेट से उठाई गई हैं। और दूसरा समाधान है मुफ्त लिस्टिंग की एक सीमा तय करना। ये बहुत जरूरी है। अगर आप अनलिमिटेड फ्री लिस्टिंग देंगे तो स्पैम को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। फ्री लिस्टिंग को सीमित करने से प्लेटफॉर्म की क्वालिटी बनी रहती है। इसके लिए एक डेडिकेटेड मॉडरेशन टीम का होना और फाउंडर के अंदर असीम धैर्य का होना सफलता की असली चाबी है। धैर्य की बात निकली है तो इस स्रोत को तैयार करने वालों का जिक्र करना बहुत प्रासंगिक हो जाता है। हाँ बिल्कुल। ये विस्तृत गाइड डिजिटल स्टार्टअप टूल्स, DST और टेक स्टार्टअप गाइड के सहयोग से तैयार की गई है। इनकी जो अप्रोच है वो आज के हसल कल्चर से बिल्कुल अलग है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका बिना किसी हाइप के एकदम जमीनी और व्यवहारिक मार्गदर्शन देना। ये आपको एक महीने में अमीर बनने का सपना नहीं बेचते, बल्कि एक टिकाऊ और जिम्मेदार प्लेटफॉर्म बनाने का रोड मैप देते हैं। और उनका ये नजरिया सिर्फ रियल एस्टेट तक सीमित नहीं है, उनकी सोच का दायरा काफी बड़ा है। हाँ, उन्होंने प्लेटफॉर्म स्टार्टअप सीरीज नाम से एक पूरी श्रृंखला बनाई है। इस सीरीज के तहत रियल एस्टेट के अलावा उन्होंने 30 से ज्यादा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाने के आइडियाज भी साझा किए हैं। और ये सारे आइडियाज सीधे हमारी रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़े हैं। अगर हम उनके कुछ आइडियाज को देखें तो ये समझ आता है कि प्लेटफॉर्म आधारित बिजनेस मॉडल कितना लचीला होता है। इस लिस्ट में कुछ बहुत ही दिलचस्प नाम हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी या कुंडली प्लेटफॉर्म, जहां यूजर्स वेरीफाइड ज्योतिषियों से जुड़ सकते हैं। अर्बन कंपनी के तर्ज पर एक ऑन डिमांड होम सर्विस प्लेटफॉर्म। इसके अलावा हाइपर लोकल मल्टी वेंडर डिलीवरी सिस्टम, सिंगल वेंडर ई-कॉमर्स। और यहाँ तक कि ऐसे न्यूज प्लेटफॉर्म जिनमें यूजर्स के लिए रिवॉर्ड सिस्टम हो। बात यहीं खत्म नहीं होती। शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, डेटिंग प्लेटफॉर्म और जॉब लिस्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे कंसेप्ट्स भी इस सीरीज का हिस्सा है। इन सब में एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है? प्लेटफॉर्म बनाओ, जिंदगी भर कमाओ की जो बात उन्होंने कही है वो महज एक मार्केटिंग स्लोगन नहीं है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। आप किसी भी इंडस्ट्री की अव्यवस्था को चुनें, टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें और एक साफ सुथरा सिस्टम बनाकर उस समस्या को सुलझा दें। और ये पैटर्न हमें वापस हमारे आज के मुख्य विषय की गहराई में ले जाता है। चाहे वो प्लेटफॉर्म ज्योतिषियों और ग्राहकों को मिलाने का हो, प्लम्बर्स और घर के मालिकों को मिलाने का हो, या फिर रियल एस्टेट बायर्स और सेलर्स को मिलाने का हो, मूल सिद्धांत कभी नहीं बदलता। बिल्कुल नहीं बदलता। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। डेटा हर जगह है, लेकिन सही और भरोसेमंद डेटा की भारी कमी है। ऐसे में जो फाउंडर शॉर्टकट्स के बजाय लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करेगा, एथिक्स को अपने बिजनेस के केंद्र में रखेगा, वही इस डिजिटल शोर के बीच एक वास्तविक डिजिटल एसेट बना पाएगा। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें और इसके सबसे मुख्य निष्कर्षों पर बात करें, तो मेरे हिसाब से 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। हाँ, वो 3 बातें क्या हैं? पहली बात, ये बिजनेस मॉडल कोई T20 मैच नहीं है, ये एक टेस्ट मैच है। ये स्लो बट स्टेबल ग्रोथ देता है। शुरुआती महीनों में शायद बहुत ट्रैक्शन ना मिले, लेकिन जब ग्राफ ऊपर जाता है तो वो टिकाऊ होता है। दूसरी बात, लगभग 2 से 3 साल तक ईमानदारी, निरंतरता और धैर्य के साथ किया गया काम ही एक आम वेबसाइट को आपके और आपके परिवार के लिए एक मजबूत लॉन्ग टर्म डिजिटल एसेट में बदलता है। 100% सही। और तीसरी सबसे बड़ी बात, रियल एस्टेट के इस डिजिटल खेल में आपकी असली करेंसी रुपया या डॉलर नहीं है। आपकी असली करेंसी भरोसा है। बिल्कुल, ये निष्कर्ष बहुत सटीक है।
अगर एक बार प्लेटफॉर्म ये भरोसा कायम करने में सफल हो जाता है तो रेवेन्यू जनरेशन और ग्रोथ एक स्वाभाविक बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं। सही कहा। हमने आज की चर्चा में बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैनुअल वेरिफिकेशन। हाँ, बहुत बार। हमने देखा कि कैसे इंसान द्वारा की गई चेकिंग ही इस पूरे सिस्टम में भरोसे की नींव रखती है। लेकिन चर्चा के अंत में भविष्य की ओर देखते हुए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मेरे जहन में आ रहा है। वो क्या? आज जब दुनिया भर में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से करवट ले रही है, तो क्या आने वाले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इस पूरी मैनुअल वेरिफिकेशन प्रक्रिया की जगह ले सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या कोई ऐसा एडवांस्ड एआई टूल बन पाएगा जो किसी लिस्टिंग की तस्वीरें, डेटा की हिस्ट्री और ओनर का डिजिटल फुटप्रिंट देखकर पलक झपकते ही इतनी सटीकता से बता दे कि ये लिस्टिंग फर्जी है या असली? तकनीकी रूप से ये संभव हो सकता है। लेकिन क्या वो दिन आएगा जब इंसानी मॉडरेशन की जरूरत ही न रहे? या फिर रियल एस्टेट जैसे क्षेत्र में जहां एक इंसान अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई दांव पर लगाता है, वहां एक इंसान का भरोसा हमेशा किसी दूसरे इंसान की दी गई तसल्ली पर ही टिका रहेगा? ये एक ऐसा विचार है जो टेक्नोलॉजी की असीमित क्षमता और मानवीय मनोविज्ञान की गहराई दोनों को एक साथ चुनौती देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।